हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, आपके काव्य क्या है, काव्य खंड और काव्य गद्य खंड दो है, उसमें से आपको क्या है, एक क्या है, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। तो यहाँ पर क्या है, ललित निबंध है। अब देखिए, एक ही है, क्या है, ललित निबंध। अब देखिए, नाखून क्यों बढ़ते, यहाँ पर कहा है नाखून क्यों बढ़ते। तो आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्या रहेगा, क्या होगा, चैप्टर का लेखक कौन है, चैप्टर किस प्रकार है, रचना है, निबंध है या कहानी। तो देखिए, जो चैप्टर आपको की जो कहानी, जिसमें देखिए किसी के बारे में जिक्र हो, 2 या 3 आदमी, कहानी मतलब क्या, 2 और 3 4 5 आदमी, जिसमें लेखक अपने बातें या किसी समाज के बारे में हित में कह रहा होगा, तो वो समझिएगा या तो भाषण होगा या क्या हो, निबंध होगा। लेकिन क्या है, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है, लेकिन ललित निबंध है। आपको यदि पहला टिप्पणी, यदि ललित क्या है, निबंध भी दिया है ऑप्शन में और ललित निबंध है, तो आप क्या हो गया, ललित निबंध में टिकोट कीजिएगा राइट आंसर का। हो सकता है यदि ललित निबंध न दे, तब यदि निबंध है तो आपको ये क्वेश्चन देगा। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप याद। अब देखिए, सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है, नाम तक तो मालूम होता है, लेकिन क्या होगा, ईस्वी, किस जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। तो आप ये याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, अब देखिए सब क्या क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हम नाखून क्या करते हैं, हर सप्ते काटते हैं। हर सप्ते काटते हैं, तो आप यहाँ से लिखिएगा हर सप्ते, तो याद रखिएगा हर सप्ते हम काटते हैं 1907। याद रखिएगा, कितना रखिएगा, हम क्या करते हैं, हर सप्ते नाखून काटते हैं। कितने सप्ते, हर सप्ते क्या करते हैं, नाखून काटते हैं। क्या है, हर सप्ते काटते हैं। और देखिए, हर सप्ते काटते हैं। अब देखिए, हर सप्ते काटते हैं, इसी से याद रखिएगा सप्ते, और 7 दिन के बाद काटते हैं, 7 से 9 याद रखिएगा, मतलब बढ़ा है, कहने का मतलब 1979 रहिएगा। मतलब क्या हो गया, हजारी प्रसाद क्या हो गया, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हर सप्ताह क्या है, बढ़ जाता है, एक साल हर सप्ताह के बाद हम काटते हैं, तो यह याद रखिएगा 1907। दूसरा क्या है, इसका मृत्यु कब हुआ था, 1989। याद करने का तरीका है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, किसी तरह आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, ये था। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, क्या हो गया। लेकिन यदि किताब पर यदि माता का नाम दे, पिता का दिया है, तब वो भी आप याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी आपको क्या देखना है, इसका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, उसके बाद ये कैसा निबंध है या कहानी है। अब देखते हैं, हम कहानी को देखते हैं। पहले लेखक परिचय देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, लेखक परिचय में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य क्या है, ये क्या थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। तो क्या बताए थे, 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो छपरा, क्या हो गया, छपरा जिला। छपरा क्या है, छपरा जिला उत्तर प्रदेश में था। छपरा जिला के बलिया नाम, क्या बलिया नाम स्थान पर था। याद रखिएगा, छपरा में बलिया नामक स्थान में जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907। याद रखिएगा, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, बलिया, क्या हो गया, बलिया। क्या है, छपरा के बलिया, क्या बलिया जिला, छपरा के बलिया जिला, क्या हो गया, जिला क्या था, बलिया था। और ये क्या स्टेट पूछ देगा कौन है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है, तो छपरा जिला का नाम है।
और कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया, क्या पूछेगा, कहाँ होगा, सिर्फ बलिया भी दे सकता है या बलिया के छपरा जिला में भी दे सकता है, दोनों दे दे या कोई एक दे, या दूसरा क्या हो गया तो उत्तर प्रदेश भी दे देगा। उत्तर प्रदेश क्या है, ये उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, उत्तर प्रदेश में है एक जिला छपरा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति क्या था, परिणति थी, ये साहित्य के थे क्या है। अब कहा इस किस किस चीज का जानकार थे तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषा और उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति और धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और गहनता में बैठ कर के आना क्या उनका अगाध पांडित, नवीन और मानवतावादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर पढ़कर हुआ था। ये कह रहा है क्या हो गया, ये कह रहा है किस किस चीज के इसके पास नॉलेज थे, संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश क्या बंगला, ये सब चीज के थे। अब देखिए ये क्या है, कहानी परिचय है, लेखक अपने जीवन में क्या अध्ययन किए थे, किस कॉलेज, मतलब ये लेखक का क्या है परिचय, क्या है परिचय है। अब देखिए करा हुए ज्ञान को बोध और पांडित की सहृदयता क्या। अब देखिए ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित की, मतलब कहा ये अपने कहानी के माध्यम मतलब अपने अनुसार ये एक ढाल की तरह, जैसे एक दवा जुड़ते एक ढाल, उसी तरह ये पढ़ाई लिखाई में वो अपने कहानी के माध्यम से इस तरह से देखते थे। अब कह रहा है उपस्थित जो विचार की क्या तेजस्वी क्या है, कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रीयता का संगम है। संगम मतलब क्या होता है जोड़। अब देखिए इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एक क्या ही वो उठते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको लोग किस तरह से देखते थे, जैसे कबीर थे तो कबीर बहुत कबीर थे, और तुलसी क्या के तुलसी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये तुलसी क्या महाभारत लिखे थे, इसी तरह इसको भी माना जाता है। ये सब कहानी के बारे में इसकी तरह इसको तुलना करने लगे थे उसी तरह। अब कहा उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है, क्या कहा वो संस्कृति में क्या थे, उसका संस्कृत में उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन कर रहा है। अब देखिए करा उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति को देन नहीं, वो कह रहे हैं जो भारत का जो क्या है, भारत में इतनी बड़ी क्या भारत क्या संस्कृति में सबसे पूर्ण माना जाता है, हमारी संस्कृति हर एक देश से अच्छी है, और क्या हो गया तो दूसरे देश वाले हमारे संस्कृति को नकल करते, उसी लिए कहा है हमारे एक जाति का ये नहीं है, ये जाति का सारी जाति मिलाकर ये कहा है, इसका ये खूबसूरती है ये बना, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों को श्रेष्ठ क्या साधना के नव क्या नमन संयोग से विकसित, संयोग मतलब क्या योग से मिला, क्या हो गया क्या सारी जाति से मिलकर ये बनाया था। अब द्विवेदी जी के प्रमुख रचनाएं, आप रचनाएं भी याद रखिएगा, रचनाएं में क्या हो गया कुछ आप याद रखिएगा, अब सारे याद कुछ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है अशोक के फूल, याद रखिए क्या लिखाइएगा तो अशोक का क्या होगा, अशोक का फूल पहला। अब देखिए दूसरा क्या है विचार को विवर्तक और कुटिल क्या है आलोक पर्व, क्या हो गया आलोक का फूल, और दूसरा होगा आलोक पर्व, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या हो गया प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध, क्या है ये निबंध संग्रह क्या बाण भट्ट की आत्मकथा, क्या होगा बाण भट्ट की, ये याद रखिएगा क्या है बाण भट्ट, क्या हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या आत्मकथा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है हम क्या देखे ये बाण भट्ट क्या थे, क्या हो गया विष के दांत, क्या हो गया विष के दांत देखे थे, उस विष के दांत, उसी तरह से यहाँ पर कहना है बाण के भट्ट, इसको भी याद रखिएगा। अब कह रहा है क्या आत्मकथा कबीर सुर साहित्य, क्या हो गया अनाबदास का पोथा, अनाबदास का पोथा सुर साहित्य, कबीर का आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, क्या कहा विकास उद्भव और विकास है ये है। अब देखिए
आलोक पर्व के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आलोक पर्व के लिए क्या हो गया, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा। आपको कहेगा किस चीज के अंदर कौन चीज लिखे थे या किस निबंध को, निबंध हो या लेखक हो तो आलोक पर्व है, उसके बारे में ये क्या थे, इसे आलोक क्या हो गया, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब कहा भारत सरकार द्वारा क्या पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा रिलेट्स की उपाधि मिली थी। कह रहा है पद्म भूषण का क्या हो गया, इसे किसके द्वारा मिला था, तो भारत सरकार के द्वारा। किसको, किस लेखक को मिला था पद्म भूषण का, तो वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, ये काशी हिंद क्या है, हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होगा। आपको पूछ देगा किस विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे थे, तो क्या हो गया, शांति हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ये क्या थे, तो प्रोफेसर थे एवं प्रशासनिक पदों पर रहते। और इसका बहुत दुख के बाद करना पड़ता है, उसके 1989 में क्या हो गया था, निधन हुआ था। क्या हो गया, कहाँ पर निधन हुआ था, तो दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ, छपरा बलिया जिला में। निधन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में इसका निधन हुआ था। क्या हो गया, दिल्ली में निधन हुआ था। किसका, 1979 ईस्वी में। नाखून क्यों बढ़ते, इसका लेखक कौन है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और इसका निधन कब हुआ था, तो 1979 में दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था, क्या बलिया के छपरा नामक बलिया में। क्या हो गया, छपरा जिला का नाम है, बलिया गांव का नाम है। और किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश। ये हो गया। अब देखिए जिक्र क्या है, इसलिए तीनों याद रखिए। जिक्र नहीं करता उत्तर प्रदेश तो नहीं था। जैसे यहाँ पर था क्या हो गया, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश। ये दोनों दे देता है, महू मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या छपरा के जिक्र किया, बलिया किस गाँव में, तो वो भी जिक्र कर दिया, इसलिए याद रखिए। और कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए एक प्रस्तुत निबंध प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववाद दृष्टिकोण प्रकट होते हैं। क्या है, प्रकट करते हैं। यह ललित निबंध लेखक ने बार बार काटे जाने पर, ये कह रहा है एक ललित निबंध प्रकट किए जो क्या था, बार बार कट जाने पर ये बढ़ जाता था। क्या हो गया, तो क्या बार बार कट जाने मतलब क्या कर रहा है, लेखक की बेटी उससे क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये कम वक्त नाखून क्या हो गया, बार बार कट जाने पर क्यों बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन लेखक की बेटी ने पूछी थी। वही कह रहा है बार बार क्या कट जाने पर क्या बढ़ता है, नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास क्या कथा उद्घाटित कर दिखाई। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, तो नाखून के बारे में। नाखून क्यों बढ़ जाता है, नाखून किस चीज का निशानी है, ये कह रहा है। इस सब चीज के बारे में देखते हैं। यही तो आप कह रहा मानव सत्य का क्या दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न है, ये कहा है। अब देखिए कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसके बारे में जिक्र क्या है, नाखून क्यों बढ़ जाते हैं, इसका शैली क्या है, ये सब आपको पढ़ा है। अब देखिए नाखून क्यों बढ़ जाते हैं, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किसने किया था, तो लेखक के बेटी ने ये क्वेश्चन किया था। क्या था, लेखक के बेटी ने इससे क्वेश्चन पूछा था। ये था क्या, ये इतना क्वेश्चन जो आएगा रचना था, और क्या हो गया, ये था आपको कहानी परिचय। क्या था, कहानी क्या लेखक के परिचय था। ये क्या था, लेखक के कहानी के बारे में लेखक लिखे। तो कौन लेखक थे, उसकी जन्म मृत्यु ये था, इसकी रचनाएं क्या थे, प्रमुख रचनाएं क्या थे। अब कहा बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न बोल देते हैं। ये लेखक साहब बोलते हैं बच्चे कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो क्या हो हट कर जवाब हो, कुछ ऐसा प्रश्न पूछ देता है जो क्या हो अलग तरीका। तो वही कह रहा है अल्पा के पिता बड़ा दयनीय जीव होते हैं। क्या कह रहा, अब कह रहा मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी की नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कह रहा है लेखक की। ये कब ये कह रहा क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे, लेखक की बेटी ने क्वेश्चन पूछ दिया क्या, तो नाखून क्यों बार बार कट जाने पर क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था। लेखक की बेटी ने पूछा था। अब कह रहा
हर तीसरे दिन कह रहा है क्या नाखून बढ़ जाते। मैं सोच ही नहीं सका, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते कह रहा है। हर आज काटिए, कल परसों के बाद कल बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन तीसरे दिन 2-3 दिन के बाद वो पता चढ़ने लगता है जो बढ़ गया। तो वही कह रहा हर तीसरे दिन बढ़ जाता है। तो आपको पूछ देगा लेखक, क्या पूछ देगा, लेखक के जो लेखक कितने दिन के बाद, उसकी बेटी कितने दिन के बाद कहता है नाखून बढ़ जाता है, हर तीसरे दिन बढ़ जाता है। अब बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उसे डांटा करते, कहा नाखून ज़्यादा बढ़ जाता है क्या करते हैं, डांटते हैं, मत नाखून, ये क्या बोलते हैं, नाखून काट लो क्योंकि उसमें गंदगी हो जाएगी। लेकिन पर कोई नहीं जानता कि ये अभागी नाखून इस प्रकार बढ़ जाते हैं। कह रहा है ये अभागा नाखून बढ़ क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है, क्या है, बढ़ क्यों जाता है। काट दीजिए, वो चुपचाप दंड भी स्वीकार, वो ऐसा है जो उसको काट दीजिए तो अपना दंड स्वीकार जल्द ही कर लेता है। क्यों कर लेता है, ये क्या करता है, अपना दंड क्या करता है, तो जल्द ही स्वीकार कर लेता है। उसके लिए वो दंड ये नहीं करता हम दंड स्वीकार, चुपचाप निर्लज अपराधी की तरह क्या कर लेता है, चुप कर। तो वही कह रहा है काट दीजिए तो वो चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। कह रहा है उसको भगा दो, काट दो, फिर करता वो तो हर तीसरे दिन फिर आ जाता है। वही वो अपना काम वही रहता है, उसका दिनचर्या ही है बढ़ना, लेकिन उसको काटो फिर बढ़ जाता है। तो वही कहा, इसको कहा, कहेगा नाखून को कौन अपराधी कहा था, तो निर्लज अपराधी। क्या था, नाखून क्या कहा था, तो निर्लज अपराधी कहा था। क्या हो जाएगा, निर्लज। एक है क्वेश्चन था नाखून क्यों बढ़ते, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, तो लड़की क्या लेखक के क्या थे, लेखक के बेटी ने क्वेश्चन पूछा था। ये कैसा अपराधी है, तो निर्लज अपराधी है, हर तीसरे दिन बढ़ जाता है। और कह रहा है कुछ लाख ही वर्ष की बात है, कहा कुछ लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य जंगली थे, क्या थे, जंगली और मनमानुष थे, बनमानुष जैसे। कह रहा है कुछ साल पहले उसे नाखून की जरूरत थी। कह रहा लाखों हजारों वर्ष पहले क्या थे, जब मानव क्या थे, जंगली थे। क्या हो गया, हम लोग कहा गोरिल्ला क्या एक प्रजाति है उसी तरह से आया। वही कह रहा कुछ लोग जब जंगली थे तो क्या हो गया, नाखून पहले हम जंगली थे तो नाखून शिकार के लिए होगा। तो पहले क्या था, अभी जो हम लोग बच्चे को डांटते हैं नाखून काटने के लिए, लेकिन कुछ लाख वर्ष पहले क्या हो गया, नाखून यदि काट लिया या टूट गया उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए डांटते थे कि नाखून क्यों टूट गया। तो वही कहा, लेकिन क्यों कह रहा है क्यों आ गया, तो क्यों किस लिए आया गया, क्यों काटने टूट जाते थे, बचते थे, क्योंकि हम नाखून से पहले शिकार की तरह करते थे। वही कहा। तो कुछ साल पहले की बात है, मनुष्य क्या करा, मनुष्य कब करा, मनुष्य जब जंगली थे, जैसे उसे नाखून की जरूरत थी, तो उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। क्या हो गया, कोई हमला कर दे उसे बचने के लिए नाखून जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। कह रहा है पहले नाखून का अस्त्र क्या, नाखून पहले अस्त्र के लिए उपयोग हुआ है, अब तो आप तो मानो बहुत बड़ा हथियार कर रहा है। वही कह रहा है तो नाखून क्या हो गया, तो पहला अस्त्र क्या था, दांत था, दांत भी पर नाखून के बाद ही उनका स्थान है। क्या कह रहा है, दांत है लेकिन पहला क्या है, तो क्या है, पहला क्या है, नाखून है। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक है। पहले नाखून क्या था, आवश्यक अंग था, लेकिन अब आवश्यक अंग नहीं है, पहले नाखून रहना चाहिए। वही कह रहा है। अब कह रहा फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसके बाद क्या किया, नाखून के बाद अपने शरीर के दूसरे अंग को क्या कर वही सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले किया, दूसरे सामान का करने का मतलब पत्थर का ढेले, भाला, फरसा, इस तरह का यंत्र बनाना स्टार्ट कर दिया। वही कह रहा है पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले
काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसी अस्त्र थे। क्या थे? रामचंद्र जी के वानरी सेना के पास क्या थे? वही लाठी भला के अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए थे। कह रहा है रामचंद्र जी क्या थे? हड्डियों के हथियार बनाए थे। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक तथा देवताओं के राजा का वर्ष जो दधीचि कह रहा है सबसे ज्यादा यदि मजबूत क्या हो गया अस्त्र कौन है? क्या था? तो देवताओं के राजा इंद्र का है। किसके? देवताओं के राजा इंद्र का वज्र है। क्या है? आपको कोई देगा सबसे ज्यादा मजबूत अस्त्र कौन है? देवताओं के राजा इंद्र के पास है वज्र है। और वज्र किसका बना है? तो दधीचि दधीचि मुनि के क्या रीढ़ की हड्डी है। क्या है? दधीचि मुनि के हड्डी से बना है। किसके? हड्डी से बना है। किससे? तो दधीचि मुनि के हड्डी से। ये वर्ड आप नोट कीजिएगा। दधीचि मुनि के देवताओं के सबसे ज्यादा ये ताकतवर अस्त्र किसको माना जाता है? तो देवताओं के राजा इंद्र है। क्या है? देवताओं के राजा इंद्र है। वो क्या है? वज्र है। क्या है? वज्र है। वज्र किसका बना है? दधीचि मुनि के हड्डियों से। कर है मुनि के हड्डियों से बना है। मनुष्य और आगे बढ़ा उसके धातुओं क्या है? उसने धातु के हथियार बनाए पहले। उसके बाद मनुष्य फिर आगे बढ़ा। पहले क्या? पहले गुल्ली डंडा बना। क्या हो गया? पहले पत्थर का हथियार बनाया, डाली का बनाया। फिर क्या किए? वो धातुओं से बनने क्या हथियार बनाना स्टार्ट किए। धातुओं का बनाना स्टार्ट कर दिए। अब कहा मनुष्य आगे उसने अब कहा जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। कह रहा है जिसके पास लोहे का अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे का अस्त्र थे और असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे का अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। कह रहा है क्या कह रहा है? देवताओं का जो राजा देवताओं थे वो मनुष्य से क्या थे? तो सहायता लेते थे। क्यों? जब वो किसी दानवी क्या हो गया राक्षस से जब युद्ध कर रहे थे तो उसको जरूरत पड़ती थी। वही कह रहा है देवताओं के राजा क्या हो गया? देवताओं के राजा मानव के राजा से सहायता क्यों मानते थे? क्योंकि इसके पास क्या हो गया? लोहे का। देवताओं के पास लोहे का हथियार नहीं थे, कुछ जानवर भी नहीं थे, लेकिन जो क्या हो गया? जो मानव थे, मानव का राजा उसके पास लोहे का हथियार थे। क्या हो गया? लोहे का हथियार। लोहे में क्या हो गया? तीर भाला ये सब आगे ये थे, लेकिन क्या हो गया? वो देवताओं के राजा के पास नहीं थे। अब वो कह रहा है देवताओं के राजा मानव के राजा से किस चीज का सहायता मांगते थे? वो लोहे का हथियार। क्या होगा? लोहे का हथियार था। अब देखिए देवताओं के अब कह रहा असुरों के पास क्या विद्याएं भी थी और लोहे का कहा। आर्यों के पास ये दोनों चीज था। क्या हो गया? आर्यों के पास क्या है? आर्यों के पास क्या थे? तो आप लोग महाभारत देखते होंगे तो वहां पर है जिक्र क्या है? तो क्या आर्यों के पास क्या नहीं मतलब क्या है? राम जी के वंशज थे वो आर्यों का आर्य थे। तो वही कहा इसके पास क्या थे? दोनों का हथियार थे। तो वही कहा मानव वहीं से कहा। फिर आर्य विजय पर फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। जो इतिहास है वो धीरे धीरे अपनी गति से क्या बढ़ता गया। कह रहा है बढ़ता गया। अब कह रहा है वो कह रहा है अब कह रहा है आगे देखिए बढ़ता गया। नाग हारे कह रहा है नाग हारे क्या सुपर्ण हारे यक्ष हारे गंधर्व हारे असुर हारे और राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मारी। कहा है क्या हो गया? गंधर्व हारे। क्या हो गया? गंधर्व हारे और क्या हारे? गंधर्व हारे यक्ष हारे और असुर हारे। ये सब क्यों हारे? तो लोहे के हथियार से हारे। क्या हो गया? और लोहे का हथियार क्या हो? जीत गया। ये सब क्या है? हार गए। वही कहा हार गए। अब देखिए क्या वो बाजी। अब कहा आगे देखिए। अब कहा है पतीले वाली बंदूक ने कारतूसों ने तोपों ने बमों ने बम विस्फोटक वायुसेनाओं ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है।
कहा पहले जो हथियार थे वो क्या थे, इतना घातक नहीं थे। अब क्या हो गया, जो बम बनने लगा, बंदूक बनने लगा, ये सब आज के जो धातु से बना है ये क्या है, हम लोगों के लिए हानिकारक है। क्या है ये सब, क्या है हम लोग सुरक्षा के लिए लेते हैं, लेकिन क्या है ये सब क्या है, हानिकारक है, क्योंकि ये क्या प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। लेकिन अब क्या है, ये सब क्या कीचड़ के समान है। ये क्या है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर कह रहा है। नखधर यहाँ पर क्या है, मनुष्यों को कहने लगा, लेकर कह रहा है ये जो नखधर है, नाखून वाले इंसान है, वो अब नाखून पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम वो वास्तविक बात है, नाखून पर इसलिए विश्वास नहीं करते, हमारे पास इतना बड़ा बड़ा अस्त्र आने लगा, वो अस्त्र आने लगा। तो अब ये कह रहा है, नखधर आपको पूछ देगा, नखधर आप मनुष्य है किस पर विश्वास करने लगा, तो एटम बम पर। किस पर करने लगा, तो एटम बम पर ध्यान करने लगा। ये आप याद रखिए, किस पर कहेगा, एटम बम पर। अब का एटम बम पर भरोसा करके, अब पर उसके नाखून अब भी बढ़ जाते हैं। कह रहा है पहले बढ़ता तो ये तो था, लेकिन फिर अब भी बढ़ने लगा। क्या क्या, ये नाखून क्यों अब भी बढ़ने लगा, क्या है अब भी बढ़ता है, ले जितना इतना बड़ा बड़ा अस्त्र कर रहा है, ये फर्क हर तीसरे दिन बढ़ जाता है नाखून कर रहा है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रहे, कारण उसकी जो भीतर, अब बाहर से इतना बड़ा अस्त्र बना लिया, लेकिन प्रकृति उसके पास जो अस्त्र है उसको निरस्त्र नहीं करना चाहते हैं। अब भी वह शायद याद दिला देते हैं कि तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जाता। कह रहा है ये तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। अब कारण तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावली जीव हो। कह रहा है तुम इससे जो 2-4 लाख वर्ष पहले थे, कौन थे, तो नाखून नख और दांत वाले जीव हो, पशु के साथ साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। तुम क्यों मैं हैरान होकर सोचता हूँ, तुम लोग मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए डांटते हैं। कारण कुछ दिन पहले थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटते थे। अब कहा लेकिन प्रकृति है कि वह भी नाखून को जिलाया जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहे हैं। कह रहा है प्रकृति क्या, हम लोग क्या नाखून को काट देते हैं, लेकिन प्रकृति क्या है कि नाखून को बढ़ने के लिए छोड़ देता है। क्या है, छोड़ देता है। तो वही कह रहा है छोड़ देता है। अब कह रहा है मनुष्य वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वो अंधे हैं। कह रहा है ये कम वक्त नाखून है रोज बढ़ जाता है। क्या कह रहा है, ये कम वक्त रोज बढ़ जाता है क्योंकि ये अंधा है। क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, आगे में क्या है वो मालूम नहीं चलता। वही कह रहा है ये कम वक्त बढ़ जाते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। कह रहा है इससे बड़े बड़े अस्त्र इसको क्या है मिल चुका है, क्या इसको अभी आवश्यकता नहीं है। क्या है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, ये कार्य है। अब कार्य मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उनके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे आशा है, लेकिन यह भी कैसे कहूँ नाखून काटने से क्या होता है। कह रहा है ये कैसे जानूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वो तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड का बार बार थोड़ी होता है। कह रहा है ये एग्जाम्पल ले लिए जो हिरोशिमा पर जो मनुष्य क्या करा, नाखून से नुकसान उतना नहीं हो रहा था, लेकिन नखधर आज क्या हो गया, नखधर जो मनुष्य है वो क्या क्या आइटम बम बनाया हिरोशिमा पर। अभी जापान में हिरोशिमा पर अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया, बम गिरा था। क्या था, बम गिरा था। अभी भी उसका
क्या दुरुपयोग क्या हो गया, उसका उपयोग अभी भी इतना अभी वहाँ पर रेडिएशन है, अभी भी बच्चा लूला लाने अब सही धीरे धीरे होने लगा, अभी भी है, तो उसका प्रभाव अभी भी है। तो वही करा दिखाना चाहता है। तो बम कहाँ गिरा था, हिरोशिमा पर, इसमें हिरोशिमा पर ये दिखाना चाहते हैं क्या हो गया, बम, एटम बम, ये दिखाना चाहता है एटम बम का कितना क्या हो गया, एटम जो हथियार बनाया वो कितना दुरुपयोग है, क्या है, दुरुपयोग है, कितना खतरनाक वो दिखाना चाहते हैं। ये वही कहा है नगधर मनुष्य है क्या, हिरोशिमा पर अभी जो घटना हुई, ये भयंकर क्या पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रकृति है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहता है। क्या करा, जो नाखून मतलब कहा नाखून क्या एक पशुता का निशानी है, क्या है, नाखून क्या एक पशुता का निशानी है, जो बार क्या होगा, बार बार काटे जाने पर क्या, पहले पशु कितना क्या होगा, इंसान पहले क्या था, पशु के साथ रहते थे, पशु की तरह बिहेवियर रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मनुष्य क्या है, दिमागी विकसित अच्छा हुआ, वो धीरे धीरे क्या होगा, मनुष्य में कन्वर्ट हो गया, क्या जानवर से धीरे धीरे क्या हो गया, मनुष्य में कन्वर्ट हो गया। तो वही करा, ये क्या नाखून, ये क्या पशुता का निशानी है, किसका निशानी है। अब कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। अब वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे। कहा रहा है इससे 1000-2000 पहले जो क्या थे, तो भारतवासी क्या थे, नाखून को अच्छी तरह से बचाते, तो उसको त्रिभुज की तरह, त्रिकोणा, चंद्राकार, ये सब आकार था। अब देखिए अब कह रहा है, वो कहा उसने क्या संवारते थे, उनकी काटने को कला काफी मनोरंजक क्या है, उसके जो काटने की कला है मनोरंजक बताई गई है। कैसा, तो त्रिकोणाकार, कैसा था आप याद रखिएगा, त्रिकोणाकार, क्या था, त्रिकोण, क्या था, त्रिकोण, नाखून का आकार क्या था, त्रिकोण, चंद्राकार क्या था, त्रिकोण, क्या पत्रिकार, चंद्राकार, दंतुल जैसा विविध आकृति को थे। ये आप याद रखिएगा क्या थे, तो त्रिकोण, क्या थे, त्रिकोण, दांत की तरह, जैसा आप लोगों की दांत है इस तरह थे, वर्तुलाकार, दंतुल, ये सब के चंद्राकार थे, चांद की तरह इस तरह के आकार बनाते थे जो नाखून देखने में अच्छा लगे। क्या हो, ये इससे पहले ये डिजाइन बनाते थे अपने नाखूनों पर। अब कह रहा है उनके क्या शिखर और अल्प वक्त से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। और वो क्या थे, नाखून को लाल और चिकना, गोरे देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते। जो गोरे देश है वो वहाँ पर लोग क्या थे, आपको कहेगा किस लोग के किस देश के लोग क्या होगा, नाखून बड़े बड़े पसंद करते हैं, गोरे देश के नाखून, गोरे देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। क्या हो गया, अब अगर अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, कह रहा है देश की भी है और काल की भी है, लेकिन समस्त उद्योगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यते बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता, ये बात हम चाहूँ भी तो भूल नहीं सकते। नाखून के बारे में ये कहा, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिक का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी और अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। कहा है मानव चित्त की भांति क्या है, वो मानव शरीर में कुछ क्या है, जन्य सहज वृत्तियां रह, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। पहले क्या हो गया, पहले इसकी आवश्यकता है लेकिन लंबे से अब, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना, उसमें से एक केस का बढ़ना, दूसरा दांत का दोबारा उठना, तीसरा पलकों का गिरना, चौथा और असल में सहजात वृत्तियों अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में उसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर को मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक परिवर्ती पहचानने में बहुत सहायता मिलेगा है। कारा जो पहले हो गया, हम यदि पहले की बात छोड़कर अभी वास्तविक को देखें वो क्या हो गया, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से देखेंगे और समझ सकते हैं अपने। अगर सोचना तो क्या
क्या उसे इतना भी पता नहीं कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने को भी जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुता का परमाणु है। नख क्या है? पशुता का परमाणु है। और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। क्या नाखून बड़ा है वो पशुता की निशानी है, और जो हम नाखून काट के हटा देते हैं, साफ करते हैं, वो किसका है? तो मानवता का क्या उदाहरण है। क्या है? मानवता का उदाहरण है। क्या उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधानी है। अब देखिए, अब ये था, अगला देखिए कह रहा है मेरा मन पूछता है किस ओर, कह रहा है मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। कह रहा है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की है। अब कह रहा है जो नाक क्या हो गया, मनुष्य। अब लेखक आता हम पूछना चाहते हैं मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मानवता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। कहा है अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। तो मेरा निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न करा, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किससे पूछ दिया? तो सारे मनुष्य जाति से क्वेश्चन पूछ दिया। लेखक कहा है पूछते जानता हूँ ये शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, यह हमारी पशुता की निशानी है। लेखक कह रहा है जो अस्त्र, मेरा अस्त्र पहले क्या था? नाखून था। नाखून क्यों बढ़ जाता है कि किसका निशानी है? तो पशुता का निशानी। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडोनेशिया शब्द का समार्थक शब्द नहीं व्यवहारता होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेज भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देश भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। क्या करें? 15 अगस्त को जब अंग्रेज इंडिपेंडेंस डे की घोषणा कर रहे थे, तब क्या करते? अधीनता क्या हो गया, क्या हम लोग क्या स्वाधीनता मना रहे थे। क्या हो गया? स्वाधीनता मतलब सेल्फ डिफेंस, अपने आप को हो गया। इंग्लिश में बोलिए सेल्फ डिफेंस, उसी के बारे में अपने आप को हम स्वाधीनता क्या हो, दूसरे का अधीन नहीं समझ। तो वही कह रहा अपने ही अधीन रहना, अंग्रेजों में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। अपने अधीन। पहले हम क्या, पहले हम अंग्रेज के अधीन थे, लेकिन 15 अगस्त को हम क्या किए थे? अपने अधीन होने लगे। पहले अंग्रेज जो कहता तो वो करते, तो वही कहा सेल्फ डिफेंस मतलब अपना अधीन, ये हो गया। अब देखिए सेल्फ डिफेंस, उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, कहा है वो अपने जितने भी नामकरण, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। क्या कह रहा है? जितना भी 15 अगस्त की ये स्वतंत्रता स्व से स्टार्ट है, स्वराज वो भी स्व से, स्वाधीनता वो स्व से स्टार्ट है। क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा या अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती जा रही। कहा ये स्व शब्द जो सारे में आया, ये किसका निशानी है? हमारी भाषा की, या कहा ये हमारी भाषा की बंधन अवश्य होगा। यह क्या संयोग की बात है? जो करा स्व लगा वो हमारी भाषा की है संयोग से, या हमारी भाषा की प्रकट है, यह हमारी करा। मुझे पुरानी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात। कहा अब जो पुरानी विज्ञान क्या है वो भी हमको फिर आने। सहजात वृत्ति अनजाने स्मृतियों का भी नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जा सके। क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है यदि इस देश को सुखी बनाने के लिए कैसे हमारे नेता और जो नेता सब है वो कर सकते हैं। विचार नागरिक नेता और जो क्या हो गया यहाँ पर क्या सिस्टम जो चलती है, ये सब क्या हो अच्छी तरह से समझें तो वो हमारे समाज सुखी बन सकती है। कह रहा है सुखी क्या बन सकती है। हमारे क्या अब कह रहा है हमारे इतिहास बहुत पुराना है। कह रहा हमारा इतिहास क्या बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचार किया है। हम कोई क्या नौसिखिए नहीं है। कह रहा है हम कोई नौसिखिए नहीं है। रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर और रक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी उत्तराधिकार विलुप्त और संस्कार
उज्जवल है। हमारी जो संस्कृति है वो जो क्या है, भविष्य के बारे में, सब चीज़ के बारे में अच्छी तरह से क्या है हमारी संस्कृति। हमारे अनजाने में भी ये बातें क्या हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने को प्रेरणा करता है। कारण हमारे अनजाने में भी ये क्या एक खास दिशा में यह जरूर है कि परिस्थिति बदल क्या है, जो अभी परिस्थिति है वो क्या है, बदल गई है। क्या करा, ये परिस्थिति क्या है, बदल गई है। उपकरण नए हो गए। क्या पहले जो उपकरण था क्या हुआ, उसी में थोड़ा चेंजिंग क्या था, या वो उपकरण थोड़ा सा ही बदल गया, लेकिन जो पहले काम आता था वही काम है, जो हमारे इतिहास में था वही काम है। और उलझने की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। कारण जो समस्या है वो बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त भी जो आज भी अधीनता है। कारण जो भारतीय जो चित्त है वो क्या अधीनता के रूप में है। सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता, कारण अधीनता के रूप में है, लेकिन यहाँ सोचते हैं किसके बारे में, तो यही कारण है, स्वाधीनता और अधीनता के रूप में सोचते कारण है। वह हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। वह क्या स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। आकर अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति बड़ी भारी विशेषता। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारे पुराने है हमारे संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कुछ हमारे पुराने हैं जो कुछ हमारे विशेष है है उसे हम चिपटे रहते। जो पुराने हैं पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होते। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाले बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि नए अनुसंधानता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। कालिदास किसने, सब अच्छे पुराने नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते। कालिदास का कथन है। आपको यही से क्वेश्चन आता है, कालिदास वाला एक होता है, सब अच्छे खराब नहीं होते। कहा है यहाँ पर देखिए, कहा है क्या, सब पुराने अच्छे नहीं है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये किसने लिखा था, तो ये कालिदास ने बोले थे। अब कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले कोई आदमी बंदर हमारे बच्चों को रखते थे तो अच्छी तरह से, उसी तरह जितना सुरक्षित नहीं, उसी तरह आजकल के जो नशे में चूर रहता है उसको भी हम बच्चे को नहीं सौंप सकते। तो अब हम किस पर विश्वास करें, या तो बंदर पर विश्वास करें या अभी के मनुष्य पर जो नशे में चूर होता है। ये कहा है। अब कहा इशारे को भटकते रहे, सो हमें प्रतीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हम पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकाल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अब कहा जातियों इस देश में अनेक आई है। कह रहा है जातियों इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी कई। कह रहा है इस जो हमारे देश में अलग अलग जाति के आदमी लड़ते झगड़ते, फिर आप इस देश में बस गए। सभ्यता को नाना सीढ़ियों पर खड़ी और मुख करके चलने वाले इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। कह रहा है जो ये समस्याओं के बारे में कह रहा है सहज कोई निकालना कोई सहज नहीं। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करा। जो हमारी जो समस्या थी इसको बारे में हमारे पूर्वज पहले क्या थे, तो ऋषियों, जैसे अभी टीचर है उसी तरह से पहले क्या होते थे, तो ऋषियों मुनि होते थे। क्या थे, ऋषियों मुनि होते थे। वो क्या करते, हमारे समाज को शिक्षित करने का ज्ञान देते थे, शिक्षित करने का करते थे। तो वही कहा जो हमारे भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। एक बात उन्होंने लक्ष्य थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है। कहा समस्त जातियों और समान आदर्श को होना चाहिए। वह है अपने ही अपने बंधनों से अपने ही बांधना। क्या, अपने बंधनों से अपनों को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। कहा मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। अब कहा मनुष्य, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस बात से, आहार निद्रा। क्या है, आहार निद्रा आदि पशु सुलभ
क्या है, सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों का है। कह रहा है आपको कोई देगा तो आहार निद्रा, क्या आहार क्या आहार निद्रा, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। कह रहा है उसमें संयम है, दूसरे की सुख दुख के प्रति संवेदना है। कह रहा है किसका, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्या है, आहार निद्रा है, संयम है, अब दुख सुख में और श्रद्धा और तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। क्या कर रहा है, ये मनुष्य के स्वयं उद्भावित है। आज कहेगा किस प्रकार है मनुष्य, क्या गया मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, तो क्या है 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। तो कौन कौन है आप याद रखिएगा, तो किस प्रकार से भिन्न है, आहार निद्रा, क्या है आहार निद्रा, संयम है, सुख दुख है, तप है, क्या है तप है, मुँह है, ये सब है। अब देखिए वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य क्या झगड़े टंडे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले और क्या अविवेकी को बुरा समझ के कह रहा है, दूसरे के बात समझकर लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन ये उतने क्या हो गया इतने यह मनुष्य क्या मनुष्य मात्र का धर्म है। दूसरे जानवर लड़ाई झगड़ा कर लेते, जानवर कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उसको उतना देर तक याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यही कारण है, यही सब अंतर है। महाभारत में इसलिए क्या निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म है। क्या है क्या वर्ते श्रेष्ठ सर्वभूतेश भारत नर्वेश महाराज सत्यम क्रोध एवं अन्यत्र, इसमें नियंत्रण क्या दानशीलता को भी गिनाया कह रहा है। इससे पहले कहा भारत क्या था, वो सब कुछ में संपूर्ण था। महाराज क्या सब कुछ सत्य के क्या था, सत्य और क्रोध के बारे में, ये सत्य क्या था, सत्य के बारे में चलते, पहले क्या लोग क्या थे, सत्य के बारे में चलते थे, सत्य के और चलते थे, लेकिन अब नहीं अब उतना नहीं चलता है। वही कहा है उनमें क्या अन्यत्र, इसमें नियंत्रण क्या दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख में सहानुभूति के साथ देखता है। कहा मनुष्य के कहा गौतम बुद्ध कहा वही कहा किसके बारे में, मनुष्य को सुख दुख में साथ रहना चाहिए। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। कहा ये आत्मनिर्मित ही अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। अभी आश्चर्य अनजान में, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। कहा नाखून के बढ़ने पर बहुत आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने का कमर कैसे है। कहा उसको लोहा लेने का कमर कैसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, कहा मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, तो बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। कहा बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं, वस्तुओं की कमी है, मशीन वस्तुओं की कमी है उसको लाओ, अब कहा मशीन को बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, ये सब कहा बड़े बड़े नेता कहा। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर रखो। कहा एक नेता कह रहा है बाहर की ओर नहीं रखो, भीतर की ओर रखो। हिंसा को मन से दूर करो। कहा एक बूढ़ा क्या हिंसा को मन से दूर रखो, क्या है हिंसा को। अब कहा मिथ्या को हटाओ। कहा मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो। अब कहा लोग के लिए कष्ट सहो। कहा लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो। कहा आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। कहा काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है। क्या चीज सबसे बड़ी है, प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। कहा वो हमारे भीतर है। और कहा स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। कहा ये जो बात बोले थे वो उसको गोली मार दी गई थी। आदमी के नाखुश बनने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ वो बूढ़े ने कितनी गहराई में
बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरित्र पर पता लगाया था। एक ऐसा दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। कर है ऐसा कोई दिन ऐसा है जो मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद है। तो पुराने शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ गई। पहले मनुष्य का क्या था, पूछ था, वही कारण जो हमारे आवश्यक नहीं है, धीरे धीरे नाखून भी लुप्त हो जाता है। ये कारण पुरानी वैज्ञानिक है, जो पुरानी वैज्ञानिक है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अभी पशुता वाला कुछ लक्षण है, जैसे हमारे लोग को पहले क्या बंदर को पूछ होता था, उसी से क्या हो गया, बंदर गोरिल्ला से ही मनुष्य का निर्माण हुआ था। तो धीरे धीरे मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य जानवर से मनुष्य में क्या परिवर्तित हो गया। उसी तरह करा जैसे पूछा था, उसी तरह हमारे नाखून मुझ भी हट जाए, जो कि हमारे काम की नहीं है। करा उस दिन, शायद उस दिन वो क्या मारना शस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। कहा जो मनुष्य की अस्त्र है उसको बढ़ना देना चाहिए बच्चों को, ये कहना चाहते लेखक। अब कहा उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का ताकत है। कहा उसके बाद को रोकना मनुष्यता का ताकत है। मनुष्य में जो घृणा है, कहा है जो मनुष्य में घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुतत्व का घोटक है। और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। कहा जो मनुष्य का क्या है, मनुष्य को आदर स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तत्व से प्राप्त वस्तुओं मनुष्य की महिमा को सूचित करता है। जो मनुष्य क्या कर रहा है, जो मनुष्य के हित में महिमा वही करना चाहिए, जो हित में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सफलता और चरितार्थ में अंतर क्या है, मनुष्य मरणास्त्र के संयम से बाह्य उपकरणों के बाहुबल से उस वस्तु को पा भी सकता है जिससे उसने बड़े हवंडर के साथ सफलता नाम दे रखा। परंतु मनुष्य की चरित्र प्रेम है, मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चित भाव से दे देना चाहते। नाखून का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आनी है। कहा जैसे नाखून बढ़ने हैं, जैसे मनुष्य में क्या और सफलता आना चाहता है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं आता। उसी तरह ये नाखून का बढ़ जाना है। कहा है नाखून का बढ़ जाना है, उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है। उसको जब बढ़ता है फिर उसको काट देंगे, ये क्या है, स्व निर्धारित है। कहा तो जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कहा कमबख्त नाखून बढ़ता है तो बढ़ने दे, लेकिन इसको नहीं देखना चाहिए। यही था आपका कहानी परिचय था। इससे पहले हम लेखक का परिचय देख लिए थे। आपको याद रखना, इससे क्या हो गया, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर का पूछ देगा। तो सबसे आपको पहले याद रखना है लेखक का जन्म क्या, लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी था। इसका जन्म क्या था, बलिया सिमर में किया था। तो बलिया छपरा के बलिया सिमर में बलिया हुआ था, छपरा के बलिया नामक गाँव में। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसका जन्म कब हुआ, तो नाखून हर सप्ताह बढ़ जाता है, वहां से 1907 रखिएगा, 1907। और उसी तरह से 7 2 9 एक सप्ताह के बाद हम नाखून काटते हैं तो 7 9। याद करने का तरीका आप जिस तरह से याद होगा, क्योंकि ट्रिक से आपको याद नहीं होगा। कंसेप्ट रखिए, क्या हो गया, लॉजिक रखिए, वही आ जाएगा, वही ट्रिक होता है। ये हो गया। अब देखिए इसका प्रमुख रचना है क्या, अशोक का फूल आलोक पर्व के लिए हो गया। आलोक पर्व के लिए उसको क्या था, तो अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। फिर नाखून पर क्या हो गया, उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, लेखक के बेटी ने क्या बताया था। और सबसे बड़ा मजबूत अस्त्र क्या है, तो इंद्र का वज्र है। क्या है, इंद्र का वज्र किससे बना है, तो दधीचि मुनि के हड्डियों से बना है। किससे, दधीचि मुनि के मुनियों से बना। क्या अब देखिए यही था। और नाखून किसे, तो बम, आइटम बम कहाँ गिरा था, हिरोशिमा पर। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बम कहाँ गिरा था, हिरोशिमा पर दुष्प्रभाव के बारे में बताए थे। यही था आज के इतने। यदि आप कोई वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम कमेंट करें। आज के इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।